हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज हम क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम, जो आपकी बुक लोकतांत्रिक राजनीति से है। तो आइए चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का चयन जनता करती है, अर्थात लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। आपको पता है ना, भारत भी, हमारा देश भी एक लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह का हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता स्वयं अपनी सरकार बनाती है और कानून भी जनता स्वयं बनाती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं और वही जनप्रतिनिधि जो है वो कानूनों का निर्माण करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही वर्तमान में विश्व के 100 के करीब देश हैं जिनमें लोकतंत्र पाया जाता है। सब में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। बहुत कम जो ना के बराबर हैं दुनिया में जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर पॉसिबल है जब छोटे छोटे राज्य हों, जहां पर देश हो, मतलब राज्य का मतलब राष्ट्र, देश। और पुराने जमाने में जो है वो जो है राष्ट्र जो होते थे वो बहुत छोटे छोटे थे, तो तब प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत प्रचलित था, लेकिन आज नहीं है। तो आइए जानते हैं लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। पहला, जनता का शासन। जैसे इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि इसमें जनता का शासन होता है। उनके ऊपर शासन कौन करेगा, ये जनता डिसाइड करती है। और दूसरा है लिखित संविधान। एक लोकतंत्र में जो है संविधान के अनुसार ही सरकार चलाई जाती है, किसी शासक या व्यक्ति विशेष की मर्जी से नहीं। जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं को जो है वो सामने रखकर, उन्हीं के दायरे में रहकर सरकार चलाई जा सकती है। संविधान का स्वरूप लिखित होता है। एक ब्रिटिश संविधान को छोड़कर जितने भी प्रगतिशील देश हैं सब में लिखित संविधान है। एक ब्रिटिश संविधान जो है वो अलिखित है। अगला है हमारा जनता के हित। लोकतंत्र में सरकार जब लोगों की है तो लोगों के हितों के लिए ही बनाई जाती है। लोगों के हित जो है वही सर्वोपरि होते हैं। समानता का सिद्धांत। एक लोकतंत्र में ही जो है वो समानता का अधिकार सबको दिया जाता है। एक लोकतंत्रीय व्यवस्था जो है वो सिद्धांत, मतलब समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। सभी नागरिकों को शासन निर्माण में समान अधिकार दिए जाते हैं। जहां पर आगे है समयबद्ध चुनाव। लोकतंत्र में एक निर्धारित अवधि, जैसे 5 साल, हमारे यहाँ 5 साल है, तय समय पर, एक निर्धारित अवधि के पश्चात तय समय पर चुनाव होते हैं और देश के सभी वयस्क नागरिक, यानी कि वयस्क मतलब जो 18 वर्ष या इससे अधिक के हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। आइए जानते हैं लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और एक वैध सरकार का गठन करता है। ये आपके अभ्यास का पहला प्रश्न है इस लेसन का। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के क्या लाभ हैं। पहला है जनमत पर आधारित, यानी कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा से ही सरकार बनती है। दूसरा है उत्तरदायी शासन, क्योंकि पब्लिक जो है, लोग जो है अपनी मर्जी से प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाते हैं, तो वो प्रतिनिधि और सरकार जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होती है। और अगर जनता को उनकी नीतियां नापसंद हों तो वो उसको, सरकार को बदल भी सकती है। अगला है जिम्मेवार शासन। लिखित संविधान होने के कारण नियमों और कानूनों के अंतर्गत ही सरकार चलती है और लोगों को ये जानने की पूरी पूरी स्वतंत्रता होती है कि सरकार कैसे कार्य कर रही है, वो नियम कानूनों के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही। तो इसे शासन की पारदर्शिता कहते हैं। आप नन्नू का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि जैसे एक गरीब दिल्ली का जो झुग्गी झोंपड़ी का जो एक गरीब मजदूर है, उसका राशन कार्ड गुम हो जाता है और कैसे वो बनवाने जाता है खाद्य पूर्ति विभाग में, तो वो नहीं बन पाता, तो वो सूचना के अधिकार का प्रयोग करता है, जो 2005 में आया था, जिसके अनुसार आप किसी भी विभाग से कोई भी सूचना तय समय में मांग सकते हैं
और उसका राशन कार्ड बन जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि लोकतंत्र में शासन में पूरी पूरी पारदर्शिता होती है। अगला पॉइंट है हमारा वैध शासन। वैध का मतलब होता है कानून के सामने सही। तो लोकतंत्रीय सरकार एक वैध शासन होता है। इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे ये सुस्त हो सकती है सरकार, कम कार्यकुशल हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह ने जो है उसके ऊपर खरा नहीं उतर सकती। ये आप अगर लोकतंत्र के दोष आए तो उसमें ये पॉइंट लिख सकते हो। लेकिन फिर भी विश्व में सबसे पॉपुलर या जो सबसे ज्यादा समर्थन पाने वाली ये लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ही है। अगला पॉइंट है हमारा समानता और स्वतंत्रता का आदर करने वाला शासन है। इस शासन में सभी को समान समझा जाता है, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते और अभिव्यक्ति की पूरी पूरी आजादी है। हर तरह की स्वतंत्रता है जो एक आम नागरिक को होनी चाहिए। अगला है सक्षम शासन। क्योंकि जनता खुद सरकार बनाती है तो जनता सरकार के पीछे खड़ी होती है और इसलिए जो लीडर होता है, जो सरकार का लीडर होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है, वो किसी भी संकोच के बिना बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकता है, क्योंकि जनता का पूरा पूरा सपोर्ट उसके पीछे होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं लोकतंत्र के परिणाम के बारे में, यानी कि लोकतंत्र के रिजल्ट्स, आउटकम क्या है। हम लोग लोकतंत्र से किन परिणामों की उम्मीद करते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए, लोकतंत्र एक आदर्श शासन प्रणाली है। संसार की, विश्व की जितनी भी शासन प्रणालियां हैं सबसे बेहतर समझी जाती है। नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, समानता, स्वतंत्रता, हर वो चीज़ देती है जो एक इंसान को चाहिए होती है। लेकिन इस कड़ी में हम बहुत तरह की उम्मीदें लगा लेते हैं, हर मर्ज की दवा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामाजिक समानता। लोकतंत्र में लोग ये आशा करते हैं कि यह व्यवस्था सामाजिक समानता को लाने में सहायक होगी और सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा। सामाजिक समानता का क्या मतलब है? समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, जैसे जातिवाद, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, आदि आदि। सभी को न्याय मिले, सभी को बराबरी का हक मिले, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसा है भी, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से 100% अचीव नहीं हो पाया है। ये सब एक्सपेक्टेशंस क्यों अचीव नहीं हो पाई हैं, ये हम आने वाली चर्चा में इसको क्लियर करेंगे। अगली उम्मीद है जी हमारी राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से लोगों को ये आशा होती है कि सभी नागरिक जो हैं वो राजनीति में पूरा पूरा हिस्सा लेंगे, उनको समानता का अधिकार मिलेगा। शासन के चुनाव, सरकार के चुनाव से लेकर, गठन से लेकर संचालन तक उनको बराबरी का हक मिलेगा सरकार के अंदर। तो अगला है हमारा आर्थिक समानता। ये भी एक एक्सपेक्टेशन है जो 100% पूरी नहीं हो पाई है। इसमें क्या है, आर्थिक असमानता जो है हम उसको आर्थिक समानता में नहीं बदल पाए हैं। आर्थिक समानता क्या होती है? गरीब और अमीर में बहुत कम अंतर रह जाना, और आर्थिक असमानता गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा अंतर होना, जो कि हमारे देश में लोकतंत्र होते हुए भी पाया जाता है। हम अचीव नहीं कर सके, क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे है जी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र में जनता की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सरकार बहुत अच्छे से चले, शक्तियां बंटी होनी चाहिए। तो भारत से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, जहां पर सत्ता के 3 रूप हैं या स्तर हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। 3 प्रकार की सरकारें चलती हैं जो अपने अपने डोमेन में रहकर जो है वो काम करती हैं जनता की भलाई के लिए। तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि भारतीय लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहली है जातिवाद, प्रांतीयता और भाषावाद। प्रांतीयता मतलब क्षेत्रवाद, जाति के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर और भाषा के आधार पर भेदभाव। ये ऐसे कुछ भेदभाव हैं जो समाज को एक अच्छा समाज, एक सशक्त समाज नहीं बनने देते और ये लोकतंत्र को
हानि पहुंचाते हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव, या यूं कहें कि अपने धर्म को विशिष्ट मानना और दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना, उन अलग समझना उनसे अपने आप को। और कई बार ये सांप्रदायिकता इतना कट्टर रूप धारण कर लेती है कि दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जो है वो हानि है। अगला है मताधिकार का प्रयोग। आजकल लोग अपने मत का प्रयोग जो है अपने हितों को देखकर करने लगे हैं, ना कि देश के हितों को देखकर। आर्थिक असमानता हमने अभी अभी डिस्कस किया है, और निर्धनता यानी कि गरीबी। गरीब व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं अपनी 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करने से। उसको पता ही नहीं कि देश क्या है, क्या चल रहा है देश में, वोट की कीमत क्या है। तो ये चीज़ जो है लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। आगे है शिक्षा का अभाव। एक अशिक्षित व्यक्ति को पता ही नहीं कि लोकतंत्र क्या है, सरकार की क्या क्या काम है, उसको के पास कौन कौन से अधिकार हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, वो नहीं सोच पाता अपने वोट की कीमत को। आगे है सामाजिक कुरीतियाँ। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ अब भी हमारे समाज में है। मदिरापान है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, स्त्रियों को कम समझना है, महिलाओं को निम्न स्तर पे रखना है। इस तरह की कुछ समाज में कुरीतियाँ हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र को नहीं बनने देती। अगला है हमारा उचित न्याय का अभाव। हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन क्या हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, हर नागरिक को? नहीं, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली में बहुत सारी कमियां हैं। लोगों को सुगमता से न्याय नहीं मिल रहा, न्याय बहुत देरी से मिल रहा है, और बहुत महंगा मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास का क्या रिलेशन है। और एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था साबित हुई है, परंतु एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये पीछे रह गई है। जानना चाहोगे? वो जिसमें राजतंत्र आगे निकल गए हैं लोकतंत्र से। ये आंकड़े बता रहे हैं 1950 से 2000 के बीच के आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक बढ़ोतरी, यानी कि देश में पैसे की बढ़ोतरी, उसमें राजतंत्र आगे निकल गए और एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन इसके पीछे भी कई कारक काम कर रहे हैं। चलो डिस्कस करते हैं। पहला है जनसंख्या। अब देश तो छोटा सा है, जनसंख्या उसमें भर भर के है, तो कैसे आर्थिक विकास होगा, कैसे आर्थिक वृद्धि आएगी, कैसे विकास होगा? क्योंकि देखिए, आर्थिक समृद्धि और विकास आपस में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर पैसा है तभी तो विकास कर पाओगे ना आप। दूसरा क्या फैक्टर है जी? हमारा भौगोलिक स्थिति। एक देश दुनिया के ऐसे कोने में स्थित है जहां पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, या कोई ऐसा संसाधन है जो बहुत बढ़िया है, जैसे अरब देश, सऊदी अरब। वहां पर वो ऐसी जगह स्थित है जहां तेल के कुएं निकल गए। अब वो पेट्रोल तेल सबसे महंगा है, और उनको बेच बेच के वो देश इतना अमीर हो गया। तो ये भौगोलिक स्थिति भी डिपेंड करती है। अब कोई देश ऐसे है जो बीहड़ जंगलों में है या मरुस्थल में है, वहां पर नहीं हो सकता आर्थिक विकास, जहां संसाधन नहीं होंगे ठीक से सभी। अगला है विदेशी संबंध। देखिए, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर उस देश के विदेश संबंध मैत्रीपूर्ण होंगे तो आयात निर्यात बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, उससे उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और विकास होगा। लेकिन अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं है तो ये नहीं होगा। आगे है आर्थिक योजनाएं। आर्थिक योजनाएं एक देश की रीढ़ की हड्डी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ही देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि और उद्योग, जब हम स्वतंत्र हुए, इन 2 चीजों पे हमने पूरा जोर दिया, और धीरे 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 अपनी आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करते चले गए। तो इसके लिए हमने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई। योजना आयोग बना था हमारा, तो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई। उसके लिए नियोजन हुआ। ये आपको 12th में एक टॉपिक आएगा, नियोजन किसे कहते हैं। प्लानिंग करना। हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि उसके रिजल्ट जो है वो एकदम सटीक आए। तो अगर जो देश ऐसा नहीं करते,
उन जिनकी आर्थिक योजनाएं अच्छी नहीं है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द अपनी नई वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।